सोचने का एक तरीका बताऊंगा, किसी भी सवाल को आप अपने हिसाब से कैसे अटेंड करते हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप बेहतर से बेहतर ढंग से किसी भी कंसेप्ट को इस प्रकार क्लियर कीजिए कि उस प्रकार के कंसेप्ट कहीं भी आए तो आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर सकें। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं। रियल नंबर से संबंधित में सारी जानकारी ये पहले क्लास में मैंने दे दिया था, उसके क्वालिफिकेशन को हम लोग समझ चुके थे कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, और लास्ट स्टेट तक हम नेचुरल नंबर्स को समझ चुके थे। अब हम लोग आज दशमलव प्रसार को समझेंगे, उसके बाद आपके मेन कंटेंट, ये दशमलव प्रसार तो भी है आपके हाई स्कूल, तो आज मेन कंटेंट किताब के अभिप्राय से देखेंगे, किताब में क्या क्या चीज पूछेगा और किस चीज से संबंधित पूछेगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, एक तो दशमलव प्रसार पूछेगा, दशमलव प्रसार किस आधार पे होता है, आप बिना भाग दिए कैसे दशमलव प्रसार शांत है क्या अशांत है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कौन सा परिमेय होता है कौन सा परिमेय होता है दशमलव प्रसार में, इसकी जानकारी आज आप जान जाएंगे। आज के बाद दोबारा आपको जानने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वह किस आधार पर दिया गया, किस पे आधारित है, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, ये कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दशमलव प्रसार से। दशमलव प्रसार का सीधा मतलब है कोई भी दशमलव वाली संख्या है या किसी भी भिन्न वाली संख्या का यदि दशमलव प्रसार किया जाता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसके हिसाब से दो क्वालिफिकेशन किया गया, दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं को दो प्रकार से बांटा गया है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। पहला क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव। सेकंड वाला अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है, ऐसा दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली ऐसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव वाली ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद कुछ विशेष या कुछ संख्याओं के बाद पूर्णतः क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। शांत दशमलव, दशमलव वाली ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद कुछ विशेष नंबर्स के बाद कुछ मिनिमम या कुछ अधिकतम नंबर्स के बाद क्या हो जाए, वो पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसके बाद कोई नंबर्स का रिपीट, कोई भी नंबर्स न आए। तो सीधा से कहेंगे कि ऐसी दशमलव वाली संख्या जिनके दशमलव के बाद कुछ संख्याओं के बाद दशमलव पूर्णतः क्या हो जाए, दशमलव पूर्णतः समाप्त हो जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी दशमलव के बाद कुछ नंबर के बाद वो क्या होता है, पूर्णतः शांत हो जाता है, तो ऐसे को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आराम से ले सकते हैं, जैसे 0.56। देखो 0.56 दशमलव के बाद आप क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 5-6 के बाद खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया ना, तो इसको कहेंगे कि दशमलव के बाद क्या हो गया, शांत हो गया। तो ऐसे संख्या कहते हैं शांत दशमलव। उसके बाद जैसे 1 दशमलव आ जाए, 6, 7, 8 आ जाए, तो ये भी पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया ना, तो इसको भी क्या कहेंगे, शांत दशमलव। उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 6, 2.3 ले लेंगे, देखिए ये पूर्णतः शांत हो गया। तो ऐसे नंबर्स का मतलब होता है जिनके दशमलव के बाद पूर्णतः नंबर्स क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जिसमें दशमलव के कुछ स्थान के बाद संख्या क्या हो जाती है, पूर्णतः स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। यानी ऐसी दशमलव संख्या है जिनके कुछ स्थान के बाद दशमलव संख्या पूर्णतः समाप्त हो जाए, दशमलव के बाद आने वाले नंबर्स पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में स्थित दशमलव को क्या कहते हैं, शांत दशमलव। उसके बाद आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब यही है कि दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद आने वाले नंबर्स वो समाप्त न हो, कभी समाप्त न हो, तो ऐसे दशमलव संख्या को अशांत कहते हैं। यानी दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं कभी भी समाप्त न हो, कभी भी न रुके, तो उसे अशांत कहते हैं। अशांत में भी दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। अशांत में भी कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, दो प्रकार से। अशांत में दो प्रकार के नंबर्स आते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, एक ये आता है कि अशांत आवर्ती। दो प्रकार से नंबर देखे गए हैं, एक अशांत आवर्ती के रूप में, एक अशांत अनावर्ती के रूप में। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत संख्याओं में दो प्रकार से दशमलव प्रसार देखा गया है, एक तो ऐसा देखा गया है जो आवर्ती के रूप में है, एक ऐसा देखा है जो अनावर्ती के रूप में है। तो इनका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी था, क्योंकि शांत में तो ये मतलब एकदम कंफर्म है कि दशमलव के बाद कुछ भी रहे वो कुछ स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। बट अशांत में देखा गया कि कुछ ऐसे नंबर से, मतलब कुछ ऐसे दशमलव प्रसार थे जिसमें एक विशेष नंबर का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
ऐसा दशमलव प्रसार देखा गया जिसमें नंबर तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन एक विशेष नंबर का क्या होता है, रिपीट होता है, आवर्ती होता है, पुनरावृत्ति होता रहता है। तो उसको कहा गया अशांत है लेकिन कभी रुकेगा नहीं, लेकिन आवर्ती है, यानी किसी विशेष नंबर का कुछ विशेष संख्याओं का क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है अशांत आवर्ती, यानी ऐसी अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद आने वाले विशेष संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार होता रहता है, ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। और उसके बाद आता है कि मतलब एक ही संख्या का यदि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो उसको आवर्ती कहा जाएगा। तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी भी विशेष नंबर का पुनरावृत्ति न हो रहा हो, कभी समाप्ति न हो, पुनरावृत्ति भी न हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती कहते हैं कि यानी किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। जैसे पाई का मान जब लिखेंगे आप तो उसका कभी भी कोई पुनरावृत्ति होता ही नहीं है। पाई का मान अभी तक 1 अरब ट्रिलियन तक दशमलव के बाद 1 अरब ट्रिलियन दशमलव स्थान तक ज्ञात किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कोई नंबर्स क्या कर रहा है, रिपीट अपने आप को नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई का दशमलव प्रसार भी आप समझ चुके हैं कि क्या है, अपरिमेय है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कौन इसमें परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। परिमेय उसे ही कहेंगे ना जिसको पी बाई क्यू के रूप में बदल सके। तो यहाँ पे आपने समझा कि शांत दशमलव प्रसार होता है, दो प्रकार से होता है, एक शांत वाला जिनमें दशमलव के बाद पूर्णतः शांत हो जाए, एक अशांत वाला जिनमें दशमलव के बाद कभी शांत न हो। अशांत में दो प्रकार से देखा गया, एक ये देखा गया कि दशमलव के बाद नंबर समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन एक विशेष नंबर क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और अशांत में देखा गया कि इसमें किसी भी प्रकार का नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और अंत भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे को अशांत अनावर्ती कहा गया। अनावर्ती का मतलब कभी आवर्ती ना हो, पुनरावृत्ति ना हो रहा हो किसी नंबर का। और आवर्ती का मतलब एक विशेष नंबर का बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल हम लेंगे अशांत आवर्ती में। जैसे मैंने कहा कि 6.789999, ये 99 जो है ना लगातार आता रहेगा डॉट 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 करके। तो ये पहला एग्जाम्पल अशांत आवर्ती का रहा। जैसे देखिए आप 9th का देख रहे हैं, अब इसके बाद केवल 9 आएगा, तो ये एक विशेष नंबर है ना जो रिपीट कर रहा है बार बार। उसके बाद जैसे लिख सकते हो 0.3333 डॉट 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 डॉट। अब जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर रिपीट करती है तो उसको शॉर्टकट में उस पर बार का चिन्ह लगाया जा सकता है। उसका मतलब ये होता है कि नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 22/7 का मान अगर देखा जाए तो इसका मान भी क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। जैसे इसका मान होता है 3.1428557, ये 1428557 मतलब 1428557, यानी 14 28 57 जो है ना ये बार बार रिपीट करेगा, यानी 14 28 57 14 28, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं एक विशेष नंबर्स को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसे आवर्ती कहते हैं। अशांत आवर्ती, अशांत है लेकिन एक ही नंबर्स क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे को अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती ऐसा दशमलव संख्या जिसमें किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति भी नहीं होता है और अंत भी नहीं होता है। जैसे कह सकते हो 0 में 1 0 लगाओ, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1, फिर ट्रिपल 0, फिर 1, फिर 4 0। क्या किसी विशेष नंबर का पुनरावृत्ति हो रहा है? नहीं। पुनरावृत्ति होता है तो एक ही नंबर बार बार आता है। जैसे यहाँ देखो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, लेकिन फिर 0 1 हो गया, नहीं हो रहा है। इसमें देखो एक विशेष नंबर का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कई नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.12 1 2 1 2 1 2, एक रिपीटल है लेकिन यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा है। 1 0 1 0 फिर 1 0 नहीं है तो खत्म हो गया, यानी 1 0 था, इस पे 1 पर 2 0 हो गया, 3 0, तो पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं रहा ना, बढ़ता जा रहा है। तो ये डॉट 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 अगर रहेगा तो ये अनावर्ती है। अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो शांत दिखा देगा वहीं से। 2.5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ऐसे 5 6 कुछ भी आप लिखिए, ऐसा लिखिए कि जो रिपीट ही नहीं कर रहा हो। 2 1 0 5 डॉट 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 डॉट, देखिए कहीं रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स कभी रिपीट नहीं होते हैं तो उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि इसमें शांत और अशांत में कौन परिमेय में जाएगा, कौन अपरिमेय में। क्लास 9 में आप पढ़े हैं अशांत आवर्ती जो होता है, जो एक विशेष नंबर का रिपीट करता है, उसको पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि अगर दशमलव वाली में अशांत आवर्ती है, किसी विशेष नंबर का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इनको पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे 0.6 पे बार है, इससे पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, तो वहां पे क्या करते थे, एक्स का मान मान करके हम वहां पे बदल लेते थे आराम से।
तो उसका शॉर्टकट भी नियम होता था, वहां पे बदला जाता था। ऐसे नंबर्स को बदला जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में। तो जिनको पी बाई क्यू के रूप में बदल लेंगे तो ऐसा ही सेटिस्फाई हो गया कि वह क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि परिमेय का परिभाषा यही है। तो हम कहेंगे कि अशांत में जो ये वाला होता है, आवर्ती वाला एक विशेष नंबर का पुनरावृत्ति होता है, वो परिमेय होता है। कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या। ध्यान से सुनिएगा, अशांत आवर्ती जो एक विशेष नंबर का क्या करता है, रिपीट करता है, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अशांत अनावर्ती जिसका कभी अंत ही नहीं हो रहा हो, तो हम कैसे उसे पी बाई क्यू में बदल सकते हैं ना, तो किसी विशेष नंबर का रिपीट करता है, तो ऐसे नंबर्स को अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। याद रखेंगे, अशांत में दो प्रकार का नंबर आते हैं, एक परिमेय के रूप में, एक अपरिमेय के रूप में। पूछता है अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती, एक आवर्ती एक अनावर्ती, जिसमें आपने समझा कि अशांत आवर्ती जो एक विशेष नंबर का रिपीट कर रहा है वह परिमेय में जाता है, और जो रिपीट नहीं करता वह अपरिमेय में जाता है। तो शांत क्या है भैया? शांत परिमेय है कि अपरिमेय? भाई साहब आप लोग पढ़े हैं छोटे पर से, छोटे पर जब आप रहे होंगे तभी ये सब बताया जाता है कि कोई दशमलव संख्या इस तरह से इसको भिन्न के रूप में बदलिए, दशमलव के नीचे एक लगाइए, उतना जीरो ठोक दीजिए जितना दशमलव के आगे अंक है। तो ये तो ऐसे ही जाहिर सी बात है, ये परिमेय होगा, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में ऐसे ही बदल सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये तो परिमेय होगा, पहले से ये फिक्स है। ये शांत वाला क्या है? परिमेय है। शांत वाला क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि शांत परिमेय होगा और अशांत आवर्ती परिमेय होगा। तो शांत दशमलव प्रसार में भी परिमेय पाया जाता है और शांत में भी परिमेय पाया जाता है, लेकिन अशांत में केवल आवर्ती वाला परिमेय होता है। तो आप, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को मैक्सिमम रूप से समझ चुके होंगे। बाकी जब इसका एक्सरसाइज होगा चैप्टर के अंतर्गत, तो वहां भी इस चीज को दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि एक चीज और पूछता ये है कि दिया गया जो परिमेय संख्या है, वहां पे चेक की बात होती है, वहां चेकअप करना है कि दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, बताइए। तो पहचान करना सीखना है हम लोग को। दिए गए परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार, यानी जब भाग देंगे तो वह शांत होगा कि अशांत होगा। अब आप जानते हैं कि वह परिमेय है, वह अगर परिमेय है तो शांत हो सकता है, लेकिन जब अशांत होगा तो अशांत में कौन वाला होगा? अशांत आवर्ती वाला होगा, पहला वाला। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती कभी नहीं हो सकता। यानी परिमेय संख्या है तो दो ही चीज हो सकता है, एक शांत हो सकता है, एक अशांत हो सकता है। अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं। अशांत जब भी कहूंगा तो अशांत का मतलब केवल अशांत नहीं, अशांत में दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तो आप इस बात को विशेष तरह से ध्यान में रखेंगे कि जब भी अशांत की बात होगी तो केवल आवर्ती की बात होगी, क्योंकि परिमेय संख्या पहले फिक्स है कि परिमेय है, तो परिमेय में दो ही प्रकार का होगा, एक शांत के रूप में, एक अशांत आवर्ती के रूप में। क्योंकि यही दोनों परिमेय है, इस सूरत वो परिमेय है। ठीक है ना? तो परिमेय में दो ही प्रकार से आएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पहले हेडिंग्स डालूंगा कि क्या हेडिंग्स है। हेडिंग्स ये है कि दी गई परिमेय संख्याओं का, दी गई दी गई परिमेय संख्याओं का, दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत पहचान। चलिए, दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, पहचान करना सीखते हैं। पहचान करेंगे। तो पहचान करते हैं, कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा रूल है, सीधी सी बात है। कोई भी दशमलव प्रसार वाली संख्या में, कोई भी दशमलव प्रसार वाली संख्या में शांत कब होगा? जब वो पूरी पूरी कट जाए, यानी अंश बटा हर के रूप में परिमेय संख्या होती है। यानी अंश में जो नंबर्स है वो तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है? स्थित है।
स्थिर एक तरह समझिए, फ्लेक्सिबल नहीं, आप इस तरह समझिए कि अंश तो स्थिर है ना, अंश से हमसे कोई मतलब नहीं है, भाग जिससे देना है मेन तो वो है, भाग किसे देना है, हर से। अब हर से जब भाग देना है तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि कौन सा ऐसा नंबर से जो किसी भी नंबर को विभाजित कर सकते हैं पूर्ण रूप से, चाहे वो दशमलव तक जाए किसी भी। तो आप देखेंगे या तो 2 से भाग दिया जाए, या तो 4 से भाग दिया जाए, या तो 8 से भाग दिया जाए, या 5 से भाग दिया जाए, या 10 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए, यानी ऐसे नंबर से भाग दिया जाए जिसमें 2 और 5 का ही गुणनखंड छिपा हो, 2 या 5 का या दोनों का गुणनखंड छिपा हो। तो ऐसे ही नंबर से, यानी 2 का गुणनखंड या 5 का गुणनखंड या दोनों का गुणनखंड एक साथ हो, तो यही दोनों नंबर्स जो है, गुणनखंड का मतलब इन दोनों का गुणनफल, 2 और 5 का गुणनफल, या 2 या 5 अकेला हो, तो ये 2 और 5 ही एक ऐसा नंबर है जो अकेला भी किसी नंबर को विभाजित कर सकते हैं, या इनके गुणनफल भी होंगे तो वह नंबर्स को क्या कर सकता है, पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। और ये 5 जो है ये भी किसी संख्या क्या करता है, पूर्णतः काट देता है। तो यहाँ पे अगर आपको परिमेय संख्या दिया गया है और आपको ये बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा, तो कैसे पहचानेंगे, तो आप आराम से इसको पहचान सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहले जो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या यानी जो भिन्न होगा वह किस रूप में होगा, अंश बटा हर के रूप में होगा, ठीक ना। परिमेय संख्या जिसे भिन्न भी कहते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न कहा जाता है क्योंकि परिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में, वो अंश बटा हर के रूप में होगा। अब आपसे कहेगा कि ये परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में जो दिया गया, आप बताइए कि इसका अगर दशमलव प्रसार किया जाए यानी हर से अंशवा में भाग दिया जाए, तो वो जो भागफल आएगा क्या वो अनंत तक आएगा, मतलब अशांत आवर्ती होगा, यानी अशांत होगा, या शांत हो गया कुछ देर के बाद शांत हो जाएगा। तो कैसे पहचान करोगे बिना भाग दिए, तो उसका एक तरीका है, करना क्या होता है, सर्वप्रथम हर का गुणनखंड करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए परिमेय संख्याओं का, दिए गए परिमेय संख्या के हर का, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए गए परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का मतलब अगर ये परिमेय संख्या है, अंश बटा हर लिखा है, तो नीचे वाला जो हर है ना उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद स्टेप नंबर पहला में क्या बताया जाएगा, कहेगा कि यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m के रूप का है, तो ये 2 पे पावर m का रूप का मतलब क्या है, जैसे यार समझो, जैसे मैंने कहा कि 16 है, तो आप देखोगे तो 16 कैसे लिखते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ लीजिए एकदम 2 पे पावर m का मतलब क्या है, कुछ हो नहीं होता है। जब तक आप बीज गणित को अंगणितीय हिसाब से नहीं पकड़ना सीखोगे ना, तब तक मैं बता देता हूं, किसी भी प्रकार के परिमेय, प्रमेयिका या किसी प्रकार के स्वर समीकाएं हो, तो आप उनको समझ नहीं पा सकते हैं पूर्णतः रूप से। तो कभी भी बीजगणितीय अवधारणा को समझना है ना, तो उसके ऊपर तुरंत अंगणितीय जाल डालो, मतलब उसी टाइप के अंगणितीय अवधारणा को पकड़ना सीखो। ये 2 पे पावर यम का मतलब क्या है, 2 पे पावर यम का मतलब यही हो सकता है ना कि 2 पे घात यम का मान कुछ भी हो सकता है, 4 गो 5 गो 8 गो, जैसे मैंने कहा कि 16 लिखा है, तो ये घात के रूप में चेंज का मतलब केवल 2 होना चाहिए, नीचे मतलब क्या होना चाहिए, 2 पावर यम का मतलब क्या होना चाहिए, उसके गुणनखंड में केवल 2 हो। क्या लिखा है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर यम का रूप का हो, केवल 2 हो, क्योंकि जैसे 16 होगा तो उसमें केवल इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं दिखेगा, 16 का कर दूं, 32 का कर दूं, 64 का कर दूं, 8 का कर दूं, 4 का कर दूं, उसमें क्या देखिए केवल 2 का, यानी इस टाइप से नंबर हो जिनका केवल गुणनखंड 2 के रूप में हो, केवल 2 2 2 2। तो क्या आप 16 को 2 पे पावर 4 नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। यही इसका मतलब है कि यदि गुणनखंड करने पर केवल उसमें 2 दिखे, सीधा सीधा समझिए कि अगर यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करे और उसके गुणनखंड में केवल 2 और दिखे, तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 पे पावर m के रूप का, यानी केवल 2 से ही कटने वाले नंबर से हर, तो कहेंगे तो दशमलव प्रसार जो होगा, तो
दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आराम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। सेकंड नंबर कहेंगे यदि हर का, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान समझिएगा, यदि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 का गुणनखंड हो, यानी 2 से कटने वाला नंबर से, केवल 2 से, तो भी जो यहाँ पे परिमेय संख्या होगा, वो दिया गया जो परिमेय संख्या होगा वह कैसा होगा? उसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हर का गुणनखंड केवल 2 के रूप में है तो वह क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे यहाँ पे पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कहता है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 से कटने वाला हो, 5 पे पावर m, ठीक है ना, केवल 5 से, या n से मैं कह सकता हूँ 5 पे पावर m, केवल उसमें केवल 2 से था, हर का गुणनखंड कर केवल 2 का नंबर मिल जाए या 5 का मिल जाए, जैसे 125 25 हो, जो हर में 25 हो, 125 हो, 1225 हो, 625 हो, 3125 हो, 15625 हो, इस टाइप्स का नंबर हो जो 5 के गुणनखंड के रूप में केवल हो। तो जैसे मैं 5 पे पावर n लिखा, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, तो 5 पे पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 5 25 125 रहा होगा। तो गुणनखंड कर रहे हैं, आप केवल देखें कि केवल 5 से कटने वाला नंबर है, तो इस रूप का यदि दिखता है अभाज्य गुणनखंड, और इसका सबसे महत्वपूर्ण आप यूज सब देखिए, जब तक आप किसी के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो 100% नहीं हो सकता। आप 95% पकड़ सकते हो, लेकिन 5% पूरी जानकारी 100% तभी आएगी जब इसके एक्सरसाइज को आप समझेंगे। तो यहाँ पे आप केवल ये फ्लेक्सिबल होइए, इस तरह से रेडी होइए कि आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है कि मतलब क्या बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी जो हर होगा नीचे, अंश बटा हर, नीचे वाला मान होगा, उसका गुणनखंड करें, यदि उसमें केवल 2 से कटने वाला, यानी 2 के रूप में हो नंबर्स, अभाज्य गुणनखंड करें केवल 2 से कटे, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 से कटने वाला हो, केवल 5 से, 2 ना हो, 5 से कटने वाला, तो भी क्या होगा? तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो इस कंडीशंस में भी आप कह सकते हो कि यहां भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला में, थर्ड पॉइंट में। यही तीनों मेन है। उसके बाद तो बस एक बात बता दूंगा लास्ट में कि इनके अलावा कुछ होगा तो भैया क्या होगा। तो देखिए 2 को पता चल गया, केवल 2 के रूप में हो या केवल 5 के रूप में हो। लास्ट ये कहता है, लास्ट को हम देखेंगे, लास्ट में ये हो जाए कि यदि हर का अभाज्य, यानी नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करें, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का हो, के रूप का है, तो देखिए अब ये झमेला क्या है? ये भी झमेला कुछ नहीं है, वही बात है। जैसे हो सकता है कि केवल 2 से कटने वाला, यानी हर का जो गुणनखंड हो केवल 2 के रूप में टूटे, या हर का जब अभाज्य गुणनखंड करे तो वह केवल 5 से कटने वाला नंबर हो। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि हो सकता है वह 2 से भी कटे और आगे चल के 5 से भी कटे। जैसे 10 तो ऐसा नंबर ना जो 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। 100, 2 दूना के 4, 5 5 25 चौका 100, 2 और 5 से कटने वाले नंबर आ जाए। तो ऐसे भी नंबर आ सकते हैं जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड छिपा हुआ है, जैसे 50 हो सकता है, समझ रहे ना। तो ऐसे नंबर जिसमें केवल 2 और 5 के रूप का है, केवल उसमें 2 से कटने वाला नंबर हो और 5 से कटने वाला नंबर जो हर हो उसका गुणनखंड करे, वह केवल 2 से कटे और 5 से कटे, तो भी जो उसका दशमलव प्रसार होगा, ऐसे कंडीशन में भी इसका दशमलव जो प्रसार होगा वह भी क्या होने वाला है? शांत होने वाला है। यानी केवल 2 से और 5 से कटने वाला भी नंबर्स होगा वो, तो भी क्या होगा? शांत होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा? शांत होगा। तो आपने देखा कि ये शांत का कंडीशन रहा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत कब होगा? ये मेन भी है,
कि शांत होने का कई कंडीशन है, यदि केवल 2 का गुणनखंड हो, 5 का गुणनखंड हो या 2 5 दोनों हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। और एक ही लास्ट चरण है जो कि इसके डिफिनेशन को क्या कर देगा, पूर्णतः रूप से स्पष्ट कर देगा। लास्ट क्या कहता है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा, 2 व 5 के अलावा, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या लिख सकते हो, नंबर्स का मतलब संख्या होता है, इंग्लिश शब्द हो, कोई भी संख्या आ जाए तो, कोई भी संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा, यही है मेन पॉइंट। तो आप समझ चुके हैं कि केवल शांत के लिए ही कंडीशन है, 2 हो, 2 से कटे, 5 से कटे या 2 5 दोनों से कटे, लेकिन इनके अलावा कुछ भी आ जाए, 2 5 आ जाए लेकिन उसमें 3 घुस जाए, या 3 हो, 2 3 हो, 5 6 हो, 5 कुछ भी हो, मतलब केवल उसमें 2 5 के ही रूप में दिखना चाहिए, उनके अलावा 3 5 7 9 इस तरह से घुस जाए नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स में जिनमें 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अशांत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या यदि दिया हुआ है और बिना भाग दिए आपको यह पहचानना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा, तो केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यह देखना है कि हर में क्या, हर जो है वह केवल 2 से कट रहा है, केवल 2 वाला नंबर केवल 2 से ही कट जा रहा है, तो अभी उसका भी दशमलव प्रसार बता देंगे कि इसका क्या होगा, शांत होगा बिना भाग दिए। यदि दशमलव प्रसार में देख रहे हैं केवल 5 से कटने वाला नंबर से, तो भी कह देंगे कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और ये देख रहे हैं कि इसमें कटने वाला नंबर केवल 2 और 5 से कट रहा है, तो भी कह देंगे कि शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर उसमें आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, अन्य अभाज्य संख्याएं आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत में कौन सा शांत होगा, परिमेय है तो आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। देखिए एक नंबर में पूछता है कि बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, उसमें दे देगा अशांत, अशांत दे देगा, फिर उसमें देगा शांत आवर्ती, उसमें फिर उसके बाद दे देगा शांत, और लिख देगा कि ए ओ बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, बी सी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपके लास्ट वाला बी और सी वाला दिया रहता है, एक में अशांत आवर्ती, एक में शांत दिया रहता है। तो आपको अशांत आवर्ती और शांत दोनों को देखना है कि दोनों क्या होता है, परिमेय होता है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने देखा। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और आते हैं सबसे मेन टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या चीज होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये किस आधार पे दिया, इन्होंने क्या सोचा था और किस मतलब इतने आसान कंटेंट को उठाकर इनके दिमाग में क्या आया कि कक्षा 10 के लेवल्स के मैथ में इन्होंने रख दिया, जो कि हमें कक्षा 4 और 5 में भी इस रूल को पढ़ाया जा सका है। लेकिन इसका सही रूप से प्रयोग, किसका प्रयोग किस हिसाब से करना चाहिए, इसका प्रयोग यूक्लिड ने दिया, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इन संख्याओं के ऊपर बहुत ही बेहतरीन एक प्रमेय दिया। उस प्रमेय को हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाने जाने वाला यह प्रमेय क्या है और यह किस पे आधारित है। आप वीडियो को स्टॉप करके ये जितने भी मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं, इसको बेहतरीन ढंग से नोट किया कीजिए, ताकि आपको दोबारा कहीं भी जाने की जरूरत ना हो, और जब मन करे तभी आप इसको पढ़ सकते हैं। इस नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि ये आपका नोट्स से ही आपको मजबूत बनाता है कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप दोबारा रिपीट करके उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बिना नोट्स का पढ़ाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नाम मैथ है। विदाउट रिवीजन का ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहले आप सुनिए ध्यान से मेरी बात को, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज है।
यूक्लिड महोदय ने बहुत ही बेहतर दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया कि विभाजन के आधार पे, जो हम विभाजन का आधार पढ़े, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो विभाजन के नियम पर आधारित है, विभाजन के नियम पर आधारित है। विभाजन का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी एक नंबर्स को दूसरे नंबर्स में डिवाइड किया जाता है तो वहां पे जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है और जो नंबर डिवाइड होता है ना, उस नंबर्स के बराबर डिवाइड करने वाला नंबर्स और प्राप्त होने वाला क्वोटिएंट और रिमाइंडर के, उसके दोनों गुणनफल और रिमाइंडर के ऊपर बराबर होता है। मतलब आप समझाइए, समझाता हूं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड महोदय ने देखा कि विभाजन का नियम तो ये है कि किसी नंबर से यदि भाग दिया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई नंबर मैं ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, और यहाँ पे जैसे मैं बी ले लेता हूं, बी से मैं ए में भाग दे रहा हूं। अब इसको समझने के लिए एक अंगणित की तरफ भी चलेंगे। जैसे मैं 14 में 3 से भाग दे रहा हूं, समझते रहिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि बी की जगह पे 3 है और ए की जगह पे 14 है। समझिए कि किस तरह से अंगणित को बीजगणित से सटाया जाता है, समझा जाता है, कैसे आप कंटेंट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अपनी सूझ को कैसे विकसित कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि भैया अगर आपको पता है कि बी से मैं ए में भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ बार जाएगा, तो मान लो मेरा भाग क्यों बार गया। क्वाटिएंट मैंने भागफल होता है, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट ले रहा हूं क्यों बार। जैसे मैं बी संख्या से ए में भाग दे रहा हूं, मान लो मेरा भागफल क्यों बार गया। जैसे मैंने कहा कि 3 से मैं 14 में भाग दे रहा हूं तो मेरा भाग गया 4 बार, 3 चौको 12। तो मैं जब बी का भाग क्यू में दूंगा तो कुछ ना कुछ भाग जाएगा, और लास्ट में जब घटाएंगे तो कोई ना कोई शेषफल आएगा। शेषफल क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो कोई ना कोई रिमाइंडर तो यहाँ आएगा ना, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। उसका लिमिट होगा कि कहां तक आ सकता है रिमाइंडर, उसको भी समझना है। इसी बात को तो उन्होंने समझाया। अगर उस समय उन्होंने नहीं समझाया होता तो शायद आज मैं समझाया होता, क्योंकि मैं भी तो तैयारी उसी लेवल से कर रहा हूं ना, उसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना आपको। उन्होंने जिस तरह से सोचा है मैं उस तरह से आपकी सोच को विकसित कर रहा हूं। उन्होंने गणितज्ञ थे भाई, उन्होंने पहले से इसको सिद्ध कर दिया, नहीं तो आने वाला समय में कोई ना कोई हम लोग जैसा गणितज्ञ आया होता, कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा छोटा मोटा कुछ ना कुछ दिया ही होता। लेकिन सब लोग उन्होंने दे दिया है, तो हम उसी में आपके ज्ञान को जो उन्होंने सीमित करके दिया है, हम उसको असीमित रूप से उसको फैलाकर पूरा बेहतर रूप से निकालने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने क्या सोचा था, किस प्रकार दिया था। उन्होंने देखा कि जब हम किसी नंबर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कोई ना कोई भागफल आता है और कोई ना कोई रिमाइंडर आता है, चाहे वो शून्य ही हो। शून्य से छोटा रिमाइंडर नहीं आ सकता है भाग में, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मैंने 3 में 14 से भाग दिया तो 3 चौको 12 हुआ, और यहाँ पे 14 में से 12 गया तो 2 आया। अब आप छोटे जब थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि चेक कीजिए ये भाग सही है कि गलत गया है, तो वहां पे एक रूल पढ़ाया गया था। वो रूल क्या था? वो भी उसे विभाजन नियम कहते हैं, विभाजन नियम। तो विभाजन सिद्ध करने का विभाजन नियम क्या था? विभाजन नियम। विभाजन नियम क्या था? विभाजन नियम यह कहता था कि जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी वो भाज्य होता है। मतलब यह है कि जैसे इस 14 में भाग दे रहे हैं तो यही क्या है? ये आपका भाज्य कहलाता है। जो कटता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो काटता है उसे भाजक कहते हैं। काटने वाला को हम भाजक कहेंगे और कटने वाला को भाज्य कहेंगे। और यहाँ पे जो भाग जाता है, जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं, और भागफल के बाद जो शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। भाजक और भाज्य में लड़के दिक्कत कर लेते हैं। भाज्य का मतलब कटने वाला, अब भाजक का मतलब काटने वाला। भाजक का मतलब विभाजित करने वाला। तो जिससे भाग देते हैं वही ना काटेगा, जिसको भाजक कहेंगे। जो कट रहा है उसे भाज्य कहेंगे। जितना बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है उसे रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। तो यहाँ यही मतलब है। क्यों का मतलब ये क्वोटिएंट, आर का मतलब रिमाइंडर है। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे होता क्या है, उन्होंने बताया क्या था। आप समझ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर आप पढ़े, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस इसमें शेषफल कर दिया जाए, प्लस शेषफल जोड़ दिया जाए, तो जो भाज्य होता है उसके बराबर आएगा। और इस कथन को आप सिद्ध भी किए, सिद्ध कीजिएगा आपका भाग गलत है कि सही है, तो इसी आधार पर करते थे कि भाज्य बराबर जो होता है, जिससे भाग दे रहे हैं जितना बार भाग जा रहा है उनका गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के बराबर आता है।
चेक भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए, इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। जैसे भाजक क्या है, मेरा 3 है, भाग कितना बार गया है, 4 बार, शेषफल कितना है, 2 है, 3 चौको 12 और 2 14। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि भाज्य जो होता है वह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब यहीं पे खेल गए यूक्लिड जी। यूक्लिड महोदय ने एक प्रमेयिका दे दिया। प्रमेयिका का मतलब होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके आधार पे आप अन्य कथन को भी क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है कि उसे एक सर्वव्यापी रूप से, यानी किसी भी नंबर्स पे आप यूज कर सकते हो। इस तरह से फार्मूले के रूप में, बीजगणितीय व्यंजक के रूप में क्या किया जाता है, विकसित कर दिया जाता है। उसके कंडीशन या उसके बाउंडेशन को समझा दिया जाता है कि इस तरह से कंडीशंस होता है, इससे बाहर नहीं हो सकता, उसे किसी भी पूर्णांक पे यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने भी यहाँ पे इसी चीज को विभाजन नियम पे ही आधारित एक प्रमेय दे दिया, जिसके आधार पे आप मौसम यानी एचसीएफ बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका आगे बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने क्या किया कि किसी नंबर्स को उठाया और किसी नंबर्स में भाग दिया और देखा कि किसी न किसी में भाग जाएगा। जैसे मैंने 3 लिया, 14 लिया, तो 3 और 14 में एक नंबर्स ऐसा मिलेगा कि जो 4 के रूप में और 2 के रूप में विकसित होगा, स्थित होगा। 3 और 14 आपके पास 2 नंबर्स है, तो 3 से अगर 14 में भाग देंगे तो 4 और 2 क्या होगा, एक नंबर्स मिलेगा जो कि 14 को प्राप्त करने में एक समीकरण को स्थापित करते हैं 3 गुणे 4 प्लस 2 के रूप में। यही बात यहां भी है। अगर मैं B से A में भाग दूंगा तो मान लो मेरा भाग Q बार जा रहा है और शेषफल यदि R आ रहा है, तो विभाजन नियम के आधार पे तब तो मैं यह कह सकता हूं, विभाजन नियम के आधार पे मैं तो यह कह सकता हूं कि जो A होगा वह BQ, यानी भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है B और भागफल क्या है Q, अब प्लस R शेषफल, शेषफल यहाँ पे 2 था तो 2 लिखो, यहाँ पे मेरा R है तो R लिखूंगा, R लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रमेय दे दिया, यही है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R दिया। मतलब ये A बराबर BQ प्लस क्या है कि A B दो धन ऐसे पूर्णांक है जिनमें Q और R अद्वितीय रूप में विकसित होते हैं, जो कि यहाँ पे Q और भागफल है और R क्या है, शेषफल है। यह अद्वितीय मान होता है। यह हमेशा किसी भी 2 नंबर के बीच में यह कंडीशन आएगा। अगर 2 नंबर्स है तो यह कंडीशन हमेशा क्या होगा, उसमें लागू होगा। कोई ना कोई उसमें आप भाग देंगे तो कोई ना कोई भाजक होगा, कोई ना कोई भाज्य होगा। तो हमेशा भाग किस में दिया जाता है, छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, उन्होंने जब ये नंबर, ये कंडीशन दिया, ये प्रमेय दिया कि A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य, कुल मिलाकर कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल दिया, तो उन्होंने एक बाउंडेशन बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पे आप किसी नंबर्स को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो, जो आगे चल के बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये कंसेप्ट क्या था कि देखा गया कि A बराबर BQ प्लस R है, बट एक कंडीशन है, जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है वह शेषफल देखा जाता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से कभी शेषफल बराबर नहीं हो सकता, और न तो बराबर हो सकता है। शेषफल होता है जो जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या के न तो बराबर होगा और न तो उससे बड़ा होगा। फिर से सुनिए, 3 से यदि किसी नंबर में मैं भाग दे दूं, किसी भी नंबर से, यही तो क्वालिटी है ना। अगर मैं Q 3 से किसी भी नंबर में भाग दे दूं तो आपको पता है शेषफल हमेशा 3 से छोटा ही आएगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैंने बोला कि 3 से मैं संसार के किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, किसी भी नंबर में भाग दूं, डिवाइड करवाऊं, तो उस कंडीशन में जो शेषफल आएगा ना वो 3 से छोटा ही आएगा, क्योंकि शेषफल जो होता है विभाजित करने वाला यानी भाजक जो होता है उससे हमेशा क्या आता है, छोटा ही आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यही बात तो समझाना चाहा यूक्लिड ने। यूक्लिड ने कहा कि आप 2 नंबर्स में जिस नंबर से आप भाग देते हैं उस कंडीशन में जो शेषफल होता है, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां R का जो मान होगा वह या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल राइट है, 0 हो सकता है। जैसे अगर पूरा पूरा कर दिया तो 0 हो जाए। जैसे मैं 3 और 15 का भाग लूं, तो अगर मैं 3 का भाग 15 में दे दूं तो बताओ 3 5 15 खत्म हो गया कि नहीं, 0 शेषफल आ गया कि नहीं आ गया। तो जो शेषफल होता है या तो 0 के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 5 15, मैंने कहा 3 15 दो संख्या है तो 3 से 15 भाग दूंगा, शेषफल 0 भी हो सकता है, लेकिन 14 भी हो सकता है। 14 की कंडीशन में क्या शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। 13 भी हो सकता है तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। बट ये लास्ट कंडीशन ये है कि कभी भी R का मान B से बड़ा नहीं हो सकता।
यानी हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर का मतलब रिमाइंडर, अब बी का मतलब विभाजित जिससे कर रहा हूं बी से, तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है विभाजित करने वाला नंबर से छोटा ही होता है। जैसे मैंने कहा ना कि 3 से मैं किसी भी संख्या में भाग दे दूं तो जो शेषफल आएगा वह या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। उसके बड़ा कोई नहीं हो सकता ना, 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा बराबर नहीं है। अगर 3 होता तो 3 से पहले ही कट जाता ना, और उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा होता तो 3 का भाग फिर दोबारा चला जाता। तो आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे चलते हैं। इतना भूमिका देना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर बात को समझने के लिए कोई न कोई एक रास्ता होना चाहिए, एक आधारित बेस होना चाहिए, जिस बेस को आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले समझना कि प्रमेयिका होता क्या है, प्रमेयिका का डिफिनेशन क्या है, क्या मतलब है प्रमेयिका। आप समझ सकते हो प्रमेयिका का मतलब अगर मैं सीधा से बताऊं तो सौर समीका, इस तरह समझ सकते हैं। सौर समीका का प्रयोग आप देखते हैं, सौर समीका तो एक अपने आप में बीजीय व्यंजक के रूप में होता है, ये समीकरण के रूप में, लेकिन उसका प्रयोग अन्य समीकरणों को भी, अन्य प्रकार के व्यंजकों को भी हल करने में प्रयोग कर लेते हैं, गुणनखंड के रूप में। तो प्रमेयिका क्या है, इसका डिफिनेशन क्या बना? तो प्रमेयिका का जो डिफिनेशन है, जिसे लेम्मा भी कहते हैं प्रमेयिका को अंग्रेजी में, लेम्मा, LEMMA, इसको लेम्मा भी कहा जाता है, LEMMA होता है, LEMMA, और इंग्लिश देख सकते हैं आप, लेम्मा होता है इसका मतलब, प्रमेयिका का मतलब, ठीक है। तो हम समझेंगे प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप नोट भी कर सकते हो, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इस बात को जरूर नोट करें। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दी गई अन्य कथनों को सिद्ध करने में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को भी सिद्ध किया जाता है। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, जिनकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे, इसको भी आप नोट कर सकते हो और समझ सकते हो और लिख सकते हो। यूक्लिड महोदय ने क्या बताया, ये गणितज्ञ हैं जिन्होंने कहा कि यूक्लिड विभाजन बताया कि जब हम किसी दो धन पूर्णांक ए और बी, माना यदि हमारे पास दो धन पूर्णांक ए और बी हो जहां पे ए बड़ा हो बी से, तो इस कंडीशन में दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं या दो अद्वितीय संख्या, अद्वितीय मतलब क्या होता है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। दो अद्वितीय पूर्ण संख्या इस प्रकार विद्यमान होती है, दो अद्वितीय संख्या इस प्रकार विद्यमान होती है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होती है कि जिस कंडीशन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फिर से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि यदि आपके पास दो धन पूर्णांक नंबर्स हैं और उनको आपस में डिवाइड किया जाता है तो दो संख्याएं ऐसी प्राप्त होती है जो अद्वितीय होती है, उस कंडीशन में वो उनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वह विभाजन नियम पर आधारित है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाजन नियम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यदि दो पूर्ण संख्याएं ए और बी इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर होगा जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको आप परिभाषा से न समझ करके आप इस तरह से समझिए। उन्होंने कहा कि माना दो पूर्ण संख्याएं
दो पूर्ण संख्याएं, दो धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याएं, दो धन पूर्णांक संख्याएं ए व बी है, तो मैं उन्हीं के स्टेटमेंट को लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि दो धन पूर्णांक ए संख्याएं ए व बी है, तब क्यू व आर इस प्रकार विद्यमान है कि 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 दो धन पूर्णांक संख्याएं ए और बी है, तो क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां आर यानी जो रिमाइंडर होता है या तो वह जीरो हो जा सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, किंतु जिससे भाग दिया जाएगा उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मेन समीकरण। यही है मेन समीकरण यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। उन्होंने कहा कि दो नंबर्स यदि हैं वहां पे, तो अगर पहले नंबर को दूसरे नंबर में भाग दिया जाता है तो ये कंडीशन हमेशा लागू होगा। क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त होगा जहां पे आर का जो मान होता है, क्यू का मान तो कुछ भी हो बदल सकता है, लेकिन आर का मान फिक्स होता है, जिससे भाग देंगे वह या तो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा, या जीरो से बड़ा होगा, बट जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यानी रिमाइंडर जो है इज लेस देन है बी से, इज लेस देन डिवाइजर से जिसे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझ चुके होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो इक्वल टू इज लेस देन आर और इज लेस देन बी। आर का मान क्या होगा? इज लेस देन बी। तो आर का जो मान होगा या तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बी से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। यही कंडीशन था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाने का मतलब क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पढ़ाने का मतलब दो कंडीशन था। एक तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आप किसी भी संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात कर सकते हो। दूसरा यह था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या को धन पूर्णांकों के रूप में जैसे देता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धन पूर्णांक को 4q + 1 4q + 3 के रूप में सिद्ध लिख सकते हैं। तो वहां पे ये कंडीशंस भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे मेरे पास ना 45 है, जैसे मेरे पास 45 है, आपको बस समझाने के लिए। तो क्या यार, यदि यहाँ पे 45 है, अगर कोई मुझसे कहेगा कि क्या आप इसे किसी अन्य के रूप में भी लिख सकते हैं, क्या आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसे बता सकते हैं, तो बिल्कुल हम 45 में क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं, कोई भी नंबर से। जैसे मान लो मैं 4 से भाग दे रहा हूं, तो जब मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या मैं इसे 4 × 11 + 1 नहीं लिख सकता हूं? 11 चौक 44 1 45। तो देखिए 4 क्या है, मान लो यहाँ पे 4 मेरा बी है, 11 क्या है मेरा क्यू है, और एक मेरा क्या है? रिमाइंडर बचा है। ये भागफल था, 4 का भाग दूंगा तो 11 बढ़ जाएगा। तो 11 चौक 44 से 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं 45 को? तो इसका पढ़ने का एक भी यह भी तरीका था कि आप किसी नंबर्स को गुणनफल और प्लस के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किस पे आधारित है? विभाजन के नियम पर। एक नंबर का आप पूछ सकता है कोई मौखिक रूप से, तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये एकदम हर चीज कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसी भी नंबर्स को विभाजन प्रक्रिया में रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर यह है कि यह विभाजन नियम पे आधारित होता है और इसके प्रयोग से आप किसी नंबर्स का क्या एचसीएफ निकालने में भी सहायता कर सकता है। इसके प्रयोग से आप एचसीएफ भी की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप समझ चुके हैं कि दो नंबर यदि आपके पास है, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर में भाग देंगे तो वहां पे हम यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लागू कर सकते हैं कि वो नंबर जो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा, जहां आप यहाँ पे लिख सकते हो कि
जहां बता सकते हो कि ए जो होता है वह हमारा भाज्य होता है, जो बी होता है वह हमारा भाजक होता है, जो क्यू होता है वह भागफल होता है, और जो आर होता है वह शेषफल होता है, शेषफल होता है। अर्थात यहाँ पे क्या मतलब निकलता है? अर्थात मतलब यह है कि हमको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये कौन सा नियम है? विभाजन नियम। किसी भी संख्या को अगर विभाजित किया जाता है दो नंबर्स को आपस में, तो वहां पे विभाजन नियम लगता है। ये कौन सा नियम है भैया? विभाजन नियम। इसको कहते हैं विभाजन नियम। विभाजन नियम, ठीक है। तो वहां पे आप विभाजन नियम को समझ सकते हैं कि विभाजन नियम क्या कहता है? भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है? जिनमें भाग दिया जाता है। भाजक जो भाग देता है। भागफल मतलब जितना बार जाता है और जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ चुके हैं। मैंने प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी नंबर्स है उस नंबर्स को अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो उसे हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। बस यही समझाया गया है। उसे इस रूप में आप लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां पे इन्होंने किसी नंबर्स को किसी विशेष संख्या के रूप में, अक्षर के रूप में, केवल संकेत के रूप में क्या कर दिया है? विकसित कर दिया है। हाँ, एक बात आपको जोर देने का प्रयास जरूर किया है कि जो भी नंबर्स इसमें होता है, आर का मान जो होता है वो हमेशा बी से क्या होता है? छोटा होता है। वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होता है हमेशा। तो सदैव जिससे भाग देते हैं क्या होता है? छोटा होता है। तो किसी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक चीज मिल गया, जो रिमाइंडर होता है वह सदैव भाग देने वाला यानी भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अभी आप तक अभी देख रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में किया जाता है। अब ये एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म जो होता है, आप सुने भी होंगे, एल्गोरिथ्म एक प्रक्रिया है, टेक्निकल लैंग्वेज है। एक प्रक्रिया है जो कि एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करता है, अपने विधि से समझने का प्रयास करता है, वो एल्गोरिथम का होता है। एल्गोरिथम का मतलब गणना करने की शक्ति, समझने की शक्ति अपने हिसाब से। तो अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, एल्गोरिथम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उससे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है पहले समझिए। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। ध्यान सुनिएगा, एल्गोरिथम क्या होता है? एक चरण बाई, स्टेप बाई क्या होता है? हल करने की प्रक्रिया होती है। ध्यान सुनिएगा, एल्गोरिथम आप लिख भी सकते हो, नोट कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि नोट्स आप जरूर तैयार करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही क्या यूजफुल है। मैंने बताया कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में क्या करती है? सहायता करती है या विधि प्रदान करती है। फिर से सुनिएगा, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि को प्रदान करती है। एक विधि को क्या करती है? प्रदान करती है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष समस्याओं को हल करने की एक विधि को प्रदान करती है। अब इसी पे आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन से चरण को अपनाएगा? तो पहले समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं के या संख्याओं का मौसा यानी दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने में किया जाता है। फिर से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें किया जाता है जिसमें
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। अब आप कंडीशन को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 यह यहाँ पे यह है कि यदि दो धन पूर्ण संख्या, समझिएगा, दो धन पूर्णांक संख्या, दो धन पूर्णांक संख्या ए व बी है तो बी है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर का जो मान होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी है। पहला स्टेप ये है कि आपके पास दो धन पूर्णांक दिया है जिनका मौसक याद करना है। तो यदि दो धन पूर्णांक ए और बी है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जो ए बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा, और जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और आर इज लेस देन बी, मतलब 0 जो है आर के बराबर भी हो सकता है, यानी आर जो होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, किंतु बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यदि रिमाइंडर, यदि आर बराबर 0 है, यानी जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली से बात है, जब तक आप भाग नहीं देंगे तब तक आपको भागफल और शेषफल मिलेगा नहीं। तो जैसे आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बता रहे हैं और देखा कि आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया। एक बात और मैं भूल गया यहाँ पे, यदि दो धन पूर्णांक ए और बी है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, और यहाँ पे लिखेंगे, जहां लिख लेंगे आप ए जो है वह बी से क्या है? बड़ा है, तथा करके लिख लेंगे इसे। जहां ए जो होगा बी से बड़ा होगा, मतलब क्या है? बड़ा संख्या ए है तो बी से मैं ए में भाग दे रहा हूं ना, तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग दे जाता है। तो बी से जब आप ए में भाग दिए होंगे, तो जब आप भाग दिए होंगे तो उस कंडीशन में आपको एक भागफल और शेषफल मिला होगा जो क्यू और आर के रूप में संकेत कर रहा है, और आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, वो कंडीशन बता रहा है। तो आपके पास यदि, अब मैं आ जाता हूं मेन मुद्दा पे, कि कहा गया कि यदि आपके पास दो नंबर ए और बी है और जब उनको आप क्या कर रहे हैं, आप उनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम एक स्टेप को बताता है। प्रयोग किसका कर रहा है? एक किस बेस पे लगा रहा है? तो प्रमेयिका के आधार पे। तो यहाँ पे बताया गया कि यदि दो धन पूर्णांक ए और बी है, जहां पे कि भैया ए जो है बड़ा है बी से, तो आप ऑब्वियसली बी से आप भाग ए में देंगे। जैसे ही आप भाग देंगे तो पता चला कि बी ने क्या कर दिया? ए को काट दिया पूरा, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो वही कंडीशन बता रहा है कि यदि आर का मान 0 आ जाए, यदि आर का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो जैसे यदि आर का मान 0 आएगा तो मौसो जो होगा, तो ए व बी का मौसो, ए व बी का मौसो, जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे बताइए। तो दो नंबर मैं आपको दिया हूं, 5 और 10 समझने के लिए, या 3 और 9 ऐसे समझ लीजिए। 3 और 12 आपके पास दो नंबर से, और कहा गया कि 3 और 12 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप? भाग विधि से कैसे निकालते हैं? ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो आप मौसम निकाल रहे हो, भाई ये भाग विधि तो ही है ना, ये भाग विधि ही है। भाग विधि से जैसे आप मौसम निकालते हो ना, वहां पे आप एक प्रैक्टिकली रूप से, थ्योरी के रूप में वहां पे क्या करते हैं? प्रैक्टिकली रूप से, सांख्यिक रूप से आप प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे आपको थ्योरी के रूप में लिखकर प्रदर्शित करना होता है। बात दोनों में की है, वही काम वहां भी करना है, यहाँ भी करना है। यहाँ लिख के बताना, वहां पे सीधा भाग देकर बताना होता है। तो जो भाग विधि से ही, ये समझिए कि भाग विधि से ही मौसम निकालने की एक प्रक्रिया है, एक लिखित प्रक्रिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह भाग विधि से लिखित रूप में निकालने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 3 और 12 है, अगर आप 3 में 12 भाग देंगे, 12 में यदि 3 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, काट देगा पूरा। तो 3 काट देता है 12 को, तो उसका मौसा क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? वही काम यहाँ भी आपको पता चल गया कि भैया बी से भाग ए में दे रहे हैं, शेषफल जब 0 आ जाएगा तो
तो हम लोग देखेंगे लॉसो और मसो को। लॉसो मसो की परिभाषा, दो संख्याओं के बीच और उनके लॉसो मसो के बीच के संबंध को देखेंगे। क्लास को आज हम लोग समाप्त करेंगे और कल से चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद वाले क्लास में, जो सेकंड वाला क्लास, इसके बाद थर्ड वाला क्लास आएगा, उसमें चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं राजीव और मनोरे दोनों को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, और मैंने ऐसा मेंशन भी किया है कि मैं दोनों को ही बताऊंगा, और जरूर बताऊंगा। मैं जो कहता हूं उसे करने का अथक प्रयास करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले मनोरे की किताब को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राजीव वाले किताब को सॉल्व करेंगे। जैसे एक चैप्टर मैंने मनोरे का खत्म कर दिया, पहला वाला, तो तुरंत उसी बाद मनोरे का ही चैप्टर, मनोरे का उस वाले चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों किताब को मेंशन करके चलेंगे, पहले एगो की किताब के पहले चैप्टर को, फिर दूसरे राइटर की किताब के पहले चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखिए लॉसा क्या है, आप जानते हैं लॉसा एक शॉर्टकट नाम है। लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। आप इसे कभी एलसीएम भी बोलते हो, इंग्लिश मीडियम वाले एलसीएम बोलते हैं इसे। एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एकदम बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। लघुत्तम समापवर्त्य और एलसीएम का मतलब लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, लॉसो को शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं। समझिएगा लॉसो क्या है। लॉसो का परिभाषा क्या होता है, किसी भी दिए हुए संख्याओं का लॉसो, दिए हुए संख्याओं का लॉसो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या पूर्णतः कट जाती है। यानी इसका मतलब लॉसो का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स दिया गया है उनका लॉसो जो होता है वह छोटी से छोटी नंबर होता है जो उनसे क्या होता है पूर्णतः रूप से कट जाता है। उससे छोटा संख्या कोई संभव नहीं हो सकता है जो दी हुई संख्या से कट जाए। यही होता है लॉसो। लॉसो क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, वही क्या कहलाता है लॉसो। जैसे आपको दे दिया मैंने कि आपके पास लॉसो के लिए मैंने दे दिया कि 12 और 16, 12 और 15 भी ले सकते हो। 12 और 15 जैसे सवाल है 12 व 15 का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बताना है कि 12 और 15 से कटने वाली वो छोटी छोटी संख्या कौन है, जो कि उससे छोटा संख्या नहीं हो सकता। तो आपको पता है लॉसो का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य। अपवर्त का मतलब मल्टीपल यानी गुणज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 और 15 के पाड़ा में सबसे पहले कौन सा नंबर से दोनों में आ जाता है, तो आप कहेंगे सर 60। बिल्कुल सही है। 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 के भी पाड़ा में सबसे पहले आता है और 15 के पाड़ा में भी सबसे पहले आता है। मतलब ये है कि सबसे पहले जो मिलने वाला नंबर से 12 और 15 में वो 60 ही है, उससे छोटा नंबर नहीं मिलता है दोनों के पाड़ा में। 12 का भी आप पाड़ा पढ़ेंगे, 15 का पाड़ा पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो मिलने वाला नंबर से छोटा जो नंबर है वो 60 ही है। 60 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो 12 से भी कट जाए, 15 से, कोई बता ही नहीं सकता। 12 और 15 से कटने वाला संख्या 60 है। मतलब कि 12 और 15 का जो लॉसो आता है वह क्या आएगा, 60 आएगा। आप निकालते भी है 12 का लॉसो, 15 का लॉसो। 2 से घटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा तो उतार देंगे उसे। फिर 2 से घटाएंगे क्योंकि 6 कटता है, 2 3 6 15 उतार देंगे। अब 3 से घटाएंगे क्योंकि 3 से 3 कटेगा, 3 कम 3, 15 भी कटा है, 3 5 15। अब 5 से घटा देंगे, 5 कम 5 कम, गुणा करिए, 2 गुना के 4 3 12 5 60। तो 12 और 15 का लॉसो क्या आ गया, 60। 60 से छोटा नंबर आप बता ही नहीं सकते हो जो 12 से भी कट जाए, 15 से कट जाए। अब समझ आ रहा है लॉसो का मतलब। तो लॉसो वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाती है। दी हुई संख्या से, दी हुई संख्या 12 15 था, उनका लॉसो क्या है, 60। देखो 60 12 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, और ये सबसे छोटा भी है। अब इसी कंसेप्ट पर आप मौसो को समझ सकते हैं। ये छोटा से छोटा नंबर होता है, मौसो बड़ा से बड़ा संख्या होता है, उससे बड़ा कोई संख्या संभव ही नहीं है परिभाषा के अनुसार। तो मौसो को देख लेते हैं। मौसो, मौसो शॉर्टकट नाम होता है। मौसो को फुल फॉर्म होगा महत्तम समापवर्तक। देखिए लॉसो में अपवर्त्य होता है, इसमें अपवर्तक होता है। महत्तम
समापवर्तक, समापवर्तक होगा। मसों को HCF भी कहा जाता है इंग्लिश में, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई से कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मौसा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, अपवर्तक का मतलब फैक्टर, और समापवर्तक मतलब उस अपवर्तक में दिए हुए संख्याओं के अपवर्तक में कौन से नंबर्स मिल रहे हैं जो जो समान है, और महत्तम का मतलब उस समान अपवर्तक में भी सबसे बड़ा जो है उसी को कहते हैं महत्तम महत्तम समापवर्तक। अब 6-7 में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है, लोग भी पढ़ाते हैं जूनियर स्टूडेंट्स को मैथ को, तो वहाँ पे अपवर्तक, समापवर्तक, फिर महत्तम समापवर्तक स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अब आप महत्तम समापवर्तक का परिभाषा सुनिए। वह बड़ी से बड़ी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः काट देती है। लौसा क्या करता है? कट जाता है, मौसा काट देता है। क्या बताया मैंने बताया कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः काट देती है, उसे मौसा कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स वही वाला लेंगे, 12 और 15 था ना, 12 व 15 का मौसा, वहां लौसा निकाले थे तो 60 आया, अब मौसा निकालेंगे क्या आएगा? परिभाषा कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या होगा जो दी हुई संख्या को काट देगा, यानी 12 और 15 को काटेगा, कटेगा नहीं, वो तो कट रहा था, ये काट देगा, और वो बड़ा नंबर होगा। उससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। तो 12 और 15 का मौसा क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जिनके पहाड़ा में 12 भी आता है और 15 भी आता है। 3 से बड़ा कोई नंबर तुम बता ही नहीं सकते हो जिसके पहाड़ा में 12 भी आ जाए और 15। बता सकते हो तो बताइए, 1 लाख रुपए के नाम में बता सकते हैं? तो 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जिनके पहाड़ा में 12 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। यही है विशेषता लौसा और मौसा का। तो मौसा बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, लौसा छोटी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। अब हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का लौसा और मौसा के बीच संबंध, दो संख्याओं के लौसा और मौसा, यानी संख्याओं के लौसा और मौसा के बीच संबंध। तो याद रखिएगा, दो संख्याओं का, ये लास्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के लौसा और उन्हीं संख्याओं के मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लौसा और मौसा गुणनफल के बराबर होता है। चलिए चेक करते हैं एग्जांपल। जैसे 12 व 15 संख्या है, देखिए 12 15 है। अब हमको क्या करना है? दोनों संख्या गुणनफल करना है, 12 गुणे 15। 12 का लौसा बताया मैं 60 होता है और मौसा क्या होता है? 3 होता है, मैं बता चुका हूं ना। तो 12 और 15 देखो दो संख्याएं, इनके बीच हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा ना, इन्हीं दोनों संख्याओं का लौसा और इन दोनों संख्याओं के मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। चेक करके देखते हैं। 12 5 15 दूना के 30 को सुनना, 15 का 2 में हासिल 3, अब 15 कम 15 3 18, 180 आ गया कि नहीं? अब तो इनके मौसा लौसा गुणा करो तो 3 जुड़िया 0, 3 छक्का 18, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? प्रूफ हो गया कि नहीं? दैट इज प्रूफ। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम से बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सजेशन जरूर करें, क्योंकि आपके ही सजेशन से मैं आगे की तरफ बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।